नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल हमने सामाजिक अध्ययन एसएसटी की एनसीईआरटी की बुकों में से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल कर आपको दिया जा रहा है। तो आज हमारा मॉडल पेपर 2 आ चुका है। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 की बात कर दी है। इसकी प्लेलिस्ट आपको प्रताप क्लासेस के चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो टारगेट है हमारा जीके के 40 में से 40 प्रश्नों को सही करने का और 20 प्रश्न आपको शिक्षण विधियों के पढ़ने ही होंगे। तो एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डेली जो है मॉडल पेपर के साथ में सीटेट एग्जाम 2023 के लिए दिए जाएंगे। तो परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख लेना और अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में दी हुई है रोजवुड, महोगनी, ठीक है, पौधे हैं पीपल और नीम, खेर और बबूल, पाइन या देवदार। तो ये बताना है कि किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, जैसे पर्वतीय वनस्पति है या उष्णकटिबंधीय वनस्पति। सदाबहार वन कौन कौन से होते हैं, कंटीली झाड़ियों वाले वन कौन से, और उष्णकटिबंधीय पतझड़ में किस प्रकार के वन होते हैं। तो इसमें देखिए हम बात करें तो रोजवुड, महोगनी है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। किस प्रकार के, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर आ जाते हैं। पीपल, नीम की बात करेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, पीपल व नीम जो है वो उष्णकटिबंधीय आ जाएंगे और महोगनी इसके अंदर आ जाएंगे। फिर है खेर, बबुल, ये आ जाते हैं कंटीली झाड़ियों के अंदर। कंटीली झाड़ियों के अंदर खेर और बबुल के पौधे आपने देखे होंगे, ठीक है। फिर आते हैं पाइन और देवदार के वृक्ष होते हैं पर्वतीय वन। किस प्रकार के, पर्वतीय। इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, सी नंबर। आगे बात करते हैं, देखिए 2 नंबर प्रश्न की। इसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। प्रताप क्लासेस के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और सीटेटी एग्जाम और रीट लेवल सेकंड एग्जाम और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक की नवीनतम संस्करण की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में है और जरूर लें। जो विद्यार्थी एसएसटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक जीके जब तक एग्जाम नहीं होगा इससे पहले बेसिक जीके तैयार करने का और अच्छा तरीका आपके पास नहीं होगा एनसीईआरटी की बजाय। फिर देखिए, वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है, ये स्पेशल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। बाकी मैं सत्य असत्य क्वेश्चन भी इसमें डाल रहा हूँ। जिस प्रकार सीटेट के एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार मैं आपको प्रश्न देता जा रहा हूँ। वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है, तो ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में बनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में जीव सप्ताह वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है। फिर है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच में है। किसकी बात कर रही है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। ये है पश्चिम हमारा और ये है पूर्व तक। तो कितना है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है, ठीक है। याद रखें 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी से लेकर 68 डिग्री 97, किसी प्रकार आप देख सकते हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने, ये कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से। पहले मैंने चर्चा की है जब मैंने कक्षा 6 के अध्याय में आपको पढ़ाया था, पूरी चर्चा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का हमारा। तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है। इन सभी से क्या गुजरती है, ये कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है, तो ये बनती है बांग्लादेश के साथ में। और कितनी लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, ताप्ती नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो ताप्ती नदी भारत की दक्षिणी नदी है, इस प्रकार नीचे देखेंगे तो देखिए, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, क्या ये बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीपीय की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता की गुफाएं और सतमाला पर्वत अवस्थित है, क्या ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें बात करें तो उसने पूछा सत्य कथन कौन सा है, तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तो अब दूसरे में कह रहा है कि ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी नहीं है, और भी है, नर्मदा भी है, वो भी बहती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा।
और तापी नदी के उत्तर में अजंता व सतमाला पर्वत अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी, क्या ये कथन सही है? फिर बात करते हैं, केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। ओणम केरल में बनाया जाने वाला त्यौहार है, ये कथन बिल्कुल सही है, ओणम वाला। और उसके बाद हम देखें तो इसमें जो इसने पूछा कि सही कथन कौन, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बात करते हैं, केसर सागा जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, ये क्या है? ये तिब्बत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखना है, केसर सागा। आगे बात करते हैं, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये मगध के नाम से, और मगध सबसे शक्तिशाली शासक था जो कि गंगा व सोन नदियों के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर ये था। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन बिल्कुल सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। भरत नाम इस, अब जो ये प्रश्न है ना, ये इस प्रकार के आपको सीटेट में मिलेंगे, इसी प्रकार के सारे प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, क्या ये सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न की, देखिए अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान व किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं का पालतू बनाया था? तो किरथर और सुलेमान 8000 वर्ष पहले जो है किन पशुओं को पालतू बनाया गया था? ये उपयुक्त सभी भेड़, बकरी और गाय बैल को। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर दिया हमें पूरा स्थल और अवस्थिति। देखिए मेहरगढ़ कहाँ पे है, कोल्डी हवा कहाँ पे है जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले, चिरांद कहाँ पे और गुफरकाल कहाँ पे है? तो देखिए मेहरगढ़ की बात करेंगे तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ की बात करेंगे तो ये है पाकिस्तान में। कोल्डी हवा जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले ये है उत्तर प्रदेश में। चिरांद है बिहार में और गुफरकाल है कश्मीर के अंदर। ठीक है, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ठीक है, आगे बात करेंगे, पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। इसकी पूरी मैंने प्रक्रिया बताई थी आपको। भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना गया है? तो कितना? 82.5 डिग्री क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये है हमारा भारत का यामोत्तर या देशांतर रेखा जो भारत का स्थानीय समय माना गया है। भारत के मानक समय व ग्रीनिच या ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये याद रखना है आपको। मैंने पूरी लिस्ट इस प्रकार आपको मैंने चित्र के माध्यम से इस ग्रीनविच रेखा के बारे में बताया था कि इस प्रकार ये प्लस और ये माइनस होगी। ठीक है, तो ये कितने मिनट आगे? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य से, उल्का पिंड से। तो सभी हो जाएंगे। सौरमंडल का निर्माण उपयुक्त सभी करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है वे आकाश गंगा कहते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? इसमें तो दोनों बिल्कुल सही है। याद रखने आपको, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है
वो बनती है आकाशगंगाएं। ठीक है, याद रखना है, आपने देखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। नीचे दिए गए कथन व कारण पर विचार करना है हमें। तो कारण कथन कहता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण कहता है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो दोनों कथन बिल्कुल एकदम सही हो जाएंगे। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा कथन ए व कारण सही है दोनों। कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये अलग बनता है एक। तो इसमें हो जाएगा एक तो बुध के पास नहीं है और एक शुक्र के पास। इन दोनों के पास में क्या नहीं है? कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 3। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो शुक्र है और एक अरुण है। ये दोनों क्या होते हैं? विपरीत दिशा में घूमते हैं। मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बताई थी। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा व सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा तो हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें भी बृहस्पति, इसमें भी है। तो दोनों देखते हैं कौन सा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति और बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध है। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को हम कहेंगे कमिश्नर। क्या कहते हैं? कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, वह छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका कहलाती है। क्या ये कथन बिल्कुल सही है? उसके बाद देखिए, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम कौन करता है? आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीनों याद रखने, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूछा भी जा सकता है। अधिनियम कौन सा है? 2005 है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटों, बेटियों और उनकी मां को बराबर का हक मिलेगा। इस कानून को विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार बनाया है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। सभी के लिए ये सम्मान है, और पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही जो है सत्य नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा। आगे हमें देखना जरूरी है कि उपयुक्त में से क्या पूछा है। तो सत्य नहीं है वो कौन सा होगा? 2 होगा, क्योंकि सभी जो भी संविधान में संशोधन लागू होता है वो सभी के लिए ही लागू होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो कालिदास का है, याद रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक ये संस्कृत में है। ठीक है, ये नाटक किसका है? कालिदास का है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। फर्स्ट में दिया हुआ है नगर श्रेष्ठी, सार्थवय कौन होता था? प्रथम कुलिक कौन होता था? कायास्थ किसे कहते थे? ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करते हैं, नगर श्रेष्ठी वो होता था जो मुख्य बैंकर होता था। कौन होता था? मुख्य बैंकर कहते थे। फिर हम बात करें सार्थवय कौन था? सार्थवय होता था व्यापारी काफिले का नेता। सार्थवय उसे कहते थे जो व्यापारी काफिले का एक प्रमुख नेता होता था, उसे क्या कहते थे? सार्थवय कहते थे। फिर आता है प्रथम कुलिक, ये होता था मुख्य शिल्पकार। कौन होता था? मुख्य शिल्पकार। और कायास्थ किसे कहते थे? लिपिक के प्रधान को कायास्थ। तो इसका आंसर की बात करें तो 3, 1, 4, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की शब्दावलियाँ पूछी जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय और आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सेल कितने प्रकार की होती है। सेल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गई अपने कायांतरित सेल, अवसादी सेल और आग्नेय सेल, ये 3 प्रकार की सेल है। फिर हम बात करें आग्नेय सेल की तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो अंतर
अंतर्बल, एक होती है बहिर्बल। ये क्या होती है, दो प्रकार की जो होती है सेल होती है, ठीक है, याद रखना, दो प्रकार की सेल होती है आग्नेय अंतर्बल और बहिर्बल, ठीक है। अंतर्बल, जब द्रवित मैग्मा निकलता है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है पृथ्वी के, तो वो होता है अंतर्बल। और बहिर्बल, जब द्रवित मैग्मा निकलता है और बाहर आके अवसाद के रूप में ठंडा होता है, वो होता है बहिर्बल, ठीक है, याद रखना है आपको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देखिए अंतर्वेदी, ये आगे अंतर्वेदी आग्नेय सेल, बहिर्वेदी आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कयांत्रित सेल। तो इनके उदाहरण बताने हमें कि अंतर्वेदी आग्नेय जो सेल बनती है उसके उदाहरण, उससे क्या बनाया जाता है, या बहिर्वेदी आग्नेय सेल के उदाहरण कौन से, अवसादी सेल के, कयांत्रित सेल के, ठीक है। अब कयांत्रित सेल क्या होती है, जब आग्नेय बात करें तो एक तो आग्नेय और अवसाद सेल, ये क्या होती है, इसके द्वारा इसके परिवर्तन रूप को क्या कहते हैं, कयांत्रित सेल कहते हैं, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसमें अंतर्वेदी जो आग्नेय सेल है वो, उसका उदाहरण है ग्रेनाइट कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, ग्रेनाइट। फिर हम बात करें बहिर्वेदी, जो बाह्यवेदी कह सकते हैं आग्नेय सेल है, उसका जो निर्माण है वो उसका उदाहरण हम देख सकते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट यानी जैसे दक्कन का पठार है वो किसका बना हुआ है, ये बहिर्वेदी आग्नेय सेलों से बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे अवसादी सेल, कौन सी, अवसादी सेल, जो क्या होती है, सबसे नरम सेल होती है, या पूछा जाता है कि सबसे कठोर नरम सेल कौन सी होती है, अवसादी सेल होती है, और कठोर कयांत्रित हो जाएगी, आग्नेय चट्टान हो जाएगी, ठीक है। तो अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, और कयांत्रित सेल का उदाहरण की हम बात करें, अवसादी सेल का हो जाएगा चूना पत्थर और कयांत्रिक का हो जाएगा स्लेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो 3, 2, 4, 1 डी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, आकस्मिक यानी अचानक जो घटना होती है वो होती है ज्वालामुखी के अंदर, कौन सी, ज्वालामुखी के अंदर, ठीक है। फिर देखिए किस भूकंप की तीव्रता को शक्तिशाली भूकंप माना जाता है, तो 7.0 या उच्च परिणाम, ठीक है, सबसे शक्तिशाली होता है ये, ठीक है। और तेजी से आने वाला कौन सा होता है, एकदम तेजी से, फुल तेजी से, तो वो होता है 6.0 या उच्च परिमाण। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, कौन सा, एंजिल जलप्रपात है, ये है कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है, वेनेजुएला के अंदर, उत्तरी अमेरिका के कहाँ पे है, वेनेजुएला के अंदर ये स्थित है जलप्रपात। फिर है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम यानी अधिक से कम क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले इसमें देखिए नाइट्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, फिर ऑक्सीजन इसमें भी है, फिर देखिए यहाँ पे हीलियम सबसे कम है, फिर कार्बन इस ऑक्सीजन के बाद में कम है, फिर मीथेन कम है, तो ऑर्गन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन की बात करें तो 0.93% है, कार्बन फिर 0.02% और अन्य गैस होती है 0.04%, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसका आंसर ये हो जाएगा। समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, समताप मंडल के बारे में बात करेंगे। सबसे 5 परतें होती है, सबसे नीचे होती है सौभ मंडल, सौभ मंडल के बाद में समताप मंडल आता है, ठीक है। तो लगभग ये होती है 13 किलोमीटर, ये होती है 50 किलोमीटर के बीच में, तो इसके बारे में देखेंगे। सौभ मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। यह परत बादलों व मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है, यानी मौसमी और बादलों घटनाएं बिल्कुल नहीं होती समताप मंडल में, और यहाँ पे जो हवाई जहाज है वो अच्छे तरीके से उड़ सकते हैं, इसी कारण इसमें उड़ते हैं। और जो मौसमी व बादलों की घटनाएं होती है वो सौभ मंडल में होती है, जैसे कुहरा, धुआं, इस प्रकार की। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है, सर्वाधिक सागरीय जो जल होता है वो खारा होता है, वो उसकी कारण क्या है, तो उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक होता है, सोडियम क्लोराइड के कारण। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है, महासागर में जो ज्वार भाटे आते हैं उसका कारण है सूर्य व चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, जापानी भाषा से सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। तो ये एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप, कोई ज़रूरी नहीं है सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या टीचर की, तो आप चाहे जीके की कोई भी, यानी आपको अच्छे तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल और भूगोल तैयार करना है, तो कोई एग्ज़ाम नहीं देखना है आपको, यानी बेसिक नॉलेज आपको तैयार करना है, तो एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छी तरीके से मेरे साथ, आपको अच्छी तरीके से बेसिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आप टॉपिक पढ़ना, आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ने पर ही पकड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक तैयार होगा तो आपको बड़ा बड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये जो सीटेट के लिए है, ये सीटेट के लिए विद्यार्थियों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि भी इस पर लिखा नहीं है सीटेट के लिए स्पेशल ऐसा तो है नहीं भी स्पेशल लिख दिया तो वो इसको ही लो। आपको सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत है तो आप सीटेट के लिए ले सकते हो। जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर के जो विद्यार्थी तैयारी करें, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए और शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद जय भारत।